welcome to Brain Roots IAS. Today, we will study the Pala and Sena School of Architecture. देखिए, ये कहानी है इनोवेशन की। एक ऐसी कहानी जो साबित करती है कि जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं ना, तब इंसान की कल्पना और क्रिएटिविटी अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरती है। ये कहानी है उस कला की जो जन्मी तो मिट्टी से, लेकिन जिसने पूरी दुनिया पर अपनी एक अलग छाप छोड़ दी। अच्छा, एक मोमेंट के लिए सोचिए कि आप एक सम्राट हैं। आपके पास अशोका या गुप्ता जैसी एम्बिशन है। आप चाहते हैं कि आपकी लेगेसी सदियों तक जिंदा रहे। लेकिन किस्मत ने आपको पत्थर नहीं, सिर्फ नरम एलुवियल मिट्टी दी है। अब जब आपके आसपास के साम्राज्य पत्थर पर अपनी अमर कहानियां लिख रहे हैं, आप क्या करेंगे? यही चैलेंज था 8th सेंचुरी में बंगाल के पाला सेना रूलर्स और उनके आर्किटेक्ट्स के सामने। और उनका जवाब, वो इतिहास के सबसे खूबसूरत चैप्टर्स में से एक है। इस कहानी को ठीक से समझने के लिए पहले उस जमीन को समझना होगा। हम बात कर रहे हैं बंगाल डेल्टा की, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर डेल्टा। यहां गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां सदियों से उपजाऊ मिट्टी यानी सिल्ट एंड क्ले लाकर जमा कर रही हैं। रिजल्ट क्या हुआ? एक बहुत ही फर्टाइल लैंड, लेकिन एक ऐसी जमीन जहां बिल्डिंग स्टोन आसानी से अवेलेबल ही नहीं है। ये नॉर्थ इंडिया जैसा नहीं था जहां विंध्या माउंटेन से सैंडस्टोन मिलता था, या साउथ इंडिया जहां डेक्कन प्लेटो ग्रेनाइट से भरा हुआ था। बंगाल में यह सब नहीं था। तो इसी ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट ने उन्हें मजबूर किया कि वो बॉक्स के बाहर सोचे। ये कंपैरिजन इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, सैंडस्टोन और ग्रेनाइट जैसे पत्थरों से आप मैसिव मोनोलिथिक यानी एक ही पत्थर से बने स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। आप उन पर गहरी कार्विंग कर सकते हैं, जैसा हम नागारा और द्रविड़ा टेम्पल स्टाइल्स में देखते हैं। लेकिन जब आपके पास सिर्फ मिट्टी और ईंटें यानी ब्रिक्स हो, तो आपकी टेक्निक बिल्कुल बदल जाती है। आप कार्विंग नहीं करते, आप मोल्डिंग करते हैं। आप मोनोलिथिक नहीं बल्कि असेंबलेज पर फोकस करते हैं। इसका मतलब है छोटी छोटी यूनिट्स को जोड़कर एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाना। और बस यहीं से एक बिल्कुल नई आर्किटेक्चरल लैंग्वेज ने जन्म लिया। पर इस चैलेंज से निकला एक कमाल का सोल्यूशन, द मास्टरी ऑफ टेराकोटा। यह सिर्फ एक मटेरियल का इस्तेमाल नहीं था, यह एक लोकल क्राफ्ट को एक इंपीरियल आर्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने जैसा था। बंगाल के आर्टिसंस मिट्टी के काम में तो पहले से ही माहिर थे। पालास और सेनास ने बस इसी लोकल जीनियस को पहचाना और उसे ग्रैंड स्केल पर सपोर्ट किया। उन्होंने साबित कर दिया कि किसी इमारत की शान पत्थर की नहीं, कलाकार के विजन की मोहताज होती है। तो ये टेराकोटा है क्या? लिटरली इसका मतलब है बेक्ड अर्थ यानी पकी हुई मिट्टी। लेकिन इस स्कूल ऑफ आर्ट में ये सिर्फ ईंटें या ब्रिक्स नहीं है। इट्स अबाउट क्रिएटिंग हाईली डिटेल्ड डेकोरेटिव प्लैक्स। जरा इमेजिन कीजिए, ये प्लैक्स टेंपल की दीवारों पर एक स्टोरी बुक की तरह लगाए जाते थे, जिन पर पुरानास, रामायणा, महाभारता या फिर सोशल लाइफ के सीन्स बने होते थे। टेराकोटा एक बहुत ही वर्सेटाइल मटेरियल था, जिसे किसी भी शेप में मोल्ड किया जा सकता था, और इसलिए आर्किटेक्ट्स को कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स बनाने की पूरी आजादी मिली। चलिए अब मटेरियल से आगे बढ़कर फॉर्म पर आते हैं। अगर टेराकोटा इस स्कूल की बॉडी थी, तो इसकी आत्मा थी इसकी छत में। एक ऐसी छत जो इतनी यूनिक और इतनी आइकॉनिक बनी कि उसने पूरे देश के आर्किटेक्चर को इंस्पायर किया। हम बात कर रहे हैं बांग्ला रूफ की। यह सिर्फ एक डिजाइन एलिमेंट नहीं था, यह बंगाल के क्लाइमेट और कल्चर का एक खूबसूरत रिफ्लेक्शन है। इसका इंस्पिरेशन बहुत ही हम्बल है, गांव की बांस की झोपड़ी। बंगाल में ऐसी झोपड़ियां सदियों से बन रही हैं, जिनकी छत बीच से कमान की तरह झुकी हुई यानी कर्व्ड होती हैं। पर क्यों? क्योंकि बंगाल में जबरदस्त मानसून बारिश होती है और यह कर्व्ड शेप पानी को बहुत तेजी से नीचे बहा देता है। तो इस प्योरली फंक्शनल डिजाइन को आर्किटेक्ट्स ने ब्रिक एंड टेराकोटा में रेप्लिकेट किया। इसके दो मेन टाइप्स हैं, एक है 2 चला यानी 2 साइडेड स्लोपिंग रूफ, और दूसरा है 4 चला यानी 4 साइडेड स्लोपिंग रूफ। देखा आपने, एक जरूरत से पैदा हुआ सोल्यूशन एक परमानेंट एस्थेटिक फीचर बन गया। और ये डिजाइन इतना पावरफुल साबित हुआ ना कि ये बंगाल की सीमाओं को पार करके सीधा मुगल कोर्ट तक पहुंच गया। शाहजहां, जिसे आर्किटेक्चर का मास्टर बिल्डर माना जाता है, इस डिजाइन से इतना प्रभावित हुआ कि उसने इसे अपनी रॉयल बिल्डिंग्स में इस्तेमाल किया। आप इसका इन्फ्लुएंस दिल्ली के रेड फोर्ट और आगरा फोर्ट में उनके बनाए पैवेलियंस पर साफ देख सकते हैं। सोच के देखिए, एक गांव की झोपड़ी का डिजाइन इंपीरियल मुगल आर्किटेक्चर का हिस्सा बन गया। यह है इस रीजनल इनोवेशन की ताकत। तो हमने मटेरियल देख लिया, डिजाइन देख लिया, अब देखते हैं कि इस आर्किटेक्चरल स्टाइल का इस्तेमाल किन लोगों ने किया, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों किया। यहां 2 डायनेस्टीज आती हैं, द पालास एंड द सेनास। दोनों ने इस स्टाइल को अपनाया, लेकिन उनके पेट्रनेज का फोकस अलग अलग था, जो उनके रिलीजियस बिलीव्स को साफ साफ रिफ्लेक्ट करता है।
ये टाइमलाइन हमें एक बिल्कुल क्लियर पिक्चर देती है। पहले आए पालाज, जो 8th से 11th सेंचुरी तक रूल करते थे। दे वर ग्रेट पेट्रन्स ऑफ महायाना बुद्धिज्म। अब महायाना बुद्धिज्म क्या है? ये बुद्धिज्म का एक स्कूल है जो बोधिसत्व पाथ पर जोर देता है, यानी सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि सभी जीवों के लिए एनलाइटनमेंट हासिल करना। पालाज ने इस फिलॉसफी को प्रमोट करने के लिए बड़े बड़े विहारास बनाए। और एक विहारा सिर्फ एक मोनेस्ट्री नहीं है, ये एक रेजिडेंशियल सेंटर फॉर लर्निंग है, बिल्कुल एक यूनिवर्सिटी की तरह। फिर 11th-12th सेंचुरी में आए सेनास। वो डिवाउट हिंदूज थे और उनके अंडर हिंदू टेम्पल कंस्ट्रक्शन को बढ़ावा मिला। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टाइल वही टेराकोटा का रहा, बस बुद्धिस्ट मोटिव्स की जगह हिंदू डीटीज और उनकी स्टोरीज ने ले ली। तो ये स्टाइल की एडेप्टेबिलिटी को दिखाता है। पालास का कंट्रीब्यूशन सिर्फ आर्किटेक्चर में ही नहीं, एजुकेशन में भी बहुत अहम था। उन्होंने सिर्फ विहारास नहीं बनाए, उन्होंने मैसिव इंटरनेशनल सेंटर्स ऑफ लर्निंग एस्टैब्लिश किए। नालंदा, जिसे पालास ने रिवाइव किया, विक्रमशिला, ओदांतापुरी, सोमपुरा, ये उस दौर की ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज थीं। यहां तिब्बत, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया से स्कॉलर्स आकर पढ़ते थे। सही मायने में ये ज्ञान के ग्लोबल हब थे जिनकी फंडिंग पाला किंग्स करते थे। और इन सेंटर्स का इन्फ्लुएंस सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, सोमापुरा महाविहारा, जो अब बांग्लादेश में है, एक विशाल क्रूसीफॉर्म प्लान पर बना था, यानी एक क्रॉस शेप्ड लेआउट पर। यह डिजाइन इतना इन्फ्लुएंशियल था कि इसने साउथ ईस्ट एशिया के आर्किटेक्चर को डायरेक्ट प्रभावित किया। को इंडोनेशिया के बोरोबुदुर और म्यांमार के अनेकों पगोडाज में आज भी देख सकते हैं। तो ये बंगाल डेल्टा और बाकी दुनिया के बीच एक कल्चरल और आर्किटेक्चरल ब्रिज था जो समुद्री व्यापार के रास्तों से जुड़ा हुआ था। आर्किटेक्चर के अलावा यह स्कूल अपनी बेहतरीन स्कल्पचर के लिए भी जाना जाता है। यहां मटेरियल अलग था, अ डार्क ब्लैक बसॉल्ट स्टोन एंड ब्रॉन्ज। इस पत्थर की खासियत यह है कि इस पर बहुत ही फाइन कार्विंग की जा सकती है और उसे एक शीशे जैसी एक मेटालिक पॉलिश दी जा सकती है। इसके अलावा उन्होंने ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स में सेरे पर्डू या लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक में महारत हासिल की। पाला स्कल्पचर्स का फॉर्म बहुत ही एलिगेंट, स्लिम और सेंशुअस होता है। उनमें एक वेट ड्रेपरी लुक दिखता है जिसमें कपड़े बॉडी से एकदम चिपके हुए लगते हैं, जो कि गुप्ता आर्ट से आई एक लेगेसी थी। तो इन स्कल्पचर्स में ग्रेस और स्पिरिचुअलिटी का एक अद्भुत बैलेंस मिलता है। और ये हमें आज के लिए एक सवाल दे जाता है। बंगाल के आर्किटेक्ट्स के पास पत्थर नहीं था तो उन्होंने टेराकोटा को परफेक्शन तक पहुंचाया। उनके पास बड़ी बड़ी खुली जगह नहीं थी तो उन्होंने दीवारों को इंट्रिकेट डिटेल से भर दिया। यह हमें सिखाता है कि इनोवेशन अक्सर अबंडेंस से नहीं बल्कि कमी से, लिमिटेशन से पैदा होती है। तो सोचिए, आज हम अपने अपनी फील्ड्स में कौन सी पत्थर की कमी झेल रहे हैं और कौन सा नया टेराकोटा सॉल्यूशन खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।